गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीएससी एस्पिरेंट में। मैं यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर का क्लासेस करवाता हूँ और मैं झारखंड के लिए स्पेशल झारखंड करंट अफेयर भी करवाता हूँ और अदर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी आरएएस और यूपीपीसीएस रेलवे एसएससी बैंकिंग सारे एग्ज़ामों के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसको अंत तक देखें और इसमें बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी का मिसाइल प्रणाली कुशा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, कुशा का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी दीर्घकालिक वायु रक्षा प्रणाली कुशा, दीर्घकालिक है कुशा, प्रथम सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किया। यह प्रणाली 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों तथा बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है। देखिए, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपका साइंस एंड टेक में भी ये चीज़ें आपकी आएंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने 23 से 24 जुलाई 2026 को एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली कुशा का सफल परीक्षण आयोजित किया। यह परीक्षण भारत के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क को अत्यधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा क्षमताओं को 3 स्तरीय सुरक्षा आवरण प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की बहुस्तरीय इंटरसेप्शन क्षमताएं शामिल है। इसे रूस की प्रसिद्ध S-400 प्रणाली के समकक्ष माना जा रहा है, किंतु यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो हम लोग स्वदेशी तकनीक के द्वारा मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए इसकी स्थापना की है हम लोग। इसमें अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात की जाए तो देखिए, इसके मारक क्षमता कितना है, 350 किलोमीटर तक की सीमा में यह एरियल थ्रेट्स यानी कि हवाई खतरों को सटीक निशाना बना सकती है। बहुस्तरीय इंटरसेप्शन, इसमें 3 अलग अलग श्रेणियों की मिसाइलें शामिल है जो क्रमशः 150, 250 और 350 किलोमीटर पर हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। उन्नत रडार प्रणाली, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे यानी कि EASA तकनीक से लेस रडार शामिल है जो स्टेल्थ यानी कि अदृश्य विमानों और उच्च गति वाले लक्ष्यों को आसानी से पता लगा सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर क्षमताओं से युक्त यह भारतीय वायुसेना के IACCS यानी कि एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली से सहज रूप से एकीकृत हो सकती है। सामरिक महत्व, यह प्रणाली चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर भारत के हवाई क्षेत्र को अभेद सुरक्षा प्रदान करेगी और विदेशी रक्षा प्रणाली पर भारत की निर्भरता को न्यूनतम करेगी। ठीक है। अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग चलें तो भारत ऐतिहासिक रूप से रूसी वायु रक्षा प्रणाली जैसे ओसा, एक एम, पेचोरा और हाल ही में अधिकृत S-400 वायु रक्षा प्रणाली पर निर्भर रहा है। डीआरडीओ ने पूर्व में इजरायल के साथ मिलकर आकाश और MRSAM ब्राक 8 जैसी प्रणालियां विकसित की थी। हालांकि चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद पर हिंद महासागर में बढ़ते हवाई व मिसाइल खतरों के बाद भारत सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने वर्ष 2023 में 30,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली प्रोजेक्ट कुशा को मंजूरी प्रदान की थी। वर्ष 2026 में इसे सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल के समूह में शामिल हो गया जिसके पास अपनी लंबी दूरी की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और मूल मंत्रालय का है, क्या है, रक्षा मंत्रालय। संबंधित योजना मिशन मेक इन इंडिया व रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, महत्वपूर्ण सैन्य प्रणाली का S-400 ट्रिम्फ रूस, थार अमेरिका और आयरन डोम इजराइल और आकाश मिसाइल। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियां हैं और ये डायरेक्ट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पे इसको भी डाल दिया है ताकि जब उतना पढ़ें तो इसको भी एक बार देख लें ताकि माइंड में रहे कि क्या क्या इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, यह 350 किलोमीटर की दूरी तक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा सुरक्षा आवरण प्रदान करने में सक्षम है। तो बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर जेपीसी का प्रश्न है कि हाल ही में परीक्षण की गई भारत की कुशा मिसाइल प्रणाली की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है। तो अधिकतम कितना है, 350 किलोमीटर। और किस संगठन ने विकसित किया है, तो डीआरडीओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का पुनर्गठन कर 2 पृथक विभाग बनाए हैं। भारत सरकार ने भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 संशोधन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 2 नए विभाग, राजधानी विकास विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट और शहरी विकास विभाग डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में विभाजित कर दिया गया है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2026 को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य आवंटन नियमों और संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 2 अलग-अलग विभागों में विभाजित किया गया है। नया गठित राजधानी विकास विभाग विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और दिल्ली स्थित प्रमुख केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की देखरेख करेगा, जबकि शहरी विकास विभाग देश भर में व्यापक शहरी नीति योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत, पीएम आवास योजना शहरी को लागू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विभागों का विभाजन और कार्यक्षेत्र। राजधानी विकास विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और दिल्ली के बुनियादी ढांचों का प्रबंधन। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की प्रशासनिक देखरेख। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, दिल्ली मास्टर प्लान तथा केंद्रीय सरकारी भूमि संपदाओं का प्रबंधन। शहरी विकास विभाग का बात किया जाए तो समग्र राष्ट्रीय शहरी नीति का निर्माण करना, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन और पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन। ये याद रखिएगा, इस चीज से पूछ देगा कि शहरी विकास विभाग के तहत कौन कौन सा आता है और राजधानी विकास विभाग के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए, संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77(3) भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने और मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इन नियमों को भारत सरकार आवंटन नियम 1961 कहा जाता है। 2017 में शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को मिलाकर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बनाया गया। हालांकि दिल्ली और एनसीआर के अत्यधिक तीव्र शहरीकरण, सेंट्रल विस्टा जैसी विशाल परियोजनाओं और अन्य भारतीय शहरों के प्रशासनिक आवश्यकताओं के टकराव के कारण 9 वर्षों के भीतर पुनः इस मंत्रालय का प्रशासनिक पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके वगैरह भी वही सब चीजें हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का आर्टिकल 77(3) राष्ट्रपति को मंत्रालयों के आवंटन नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। हाल ही में गठित राजधानी विकास विभाग देश भर के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन का संचालन करेगा। तो क्या ये सही है कि ये सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन का संचालन करेगा? ठीक है, बल्कि ये राजधानी विकास विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। स्मार्ट सिटी का किसके अंतर्गत आता है? ये आता है शहरी विकास विभाग के अंतर्गत। ठीक है, यही चीजों को ध्यान देना, यही छोटा छोटा कीवर्ड है जो हमें फंसा सकता है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही कथन सही होगा और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 व पुलिस बल प्रयोग हेतु कानूनी ढांचा। देखिए, अभी जो हाल ही में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जेएनजी प्रोटेस्ट,
जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, उसी के संदर्भ में सरकार जो है एक कानून लाने की बात कही थी। तो उसी के संदर्भ में ये है। प्रश्न पत्र लीक मामले के त्वरित निस्तारण हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। साथ ही विरोधी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने व पुलिस बल प्रयोग और मानवाधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देश पुनः चर्चा में आए हैं। देश भर में प्रतियोगी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत अधिसूचित की है। इसके अतिरिक्त विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल के प्रयोग, लाठीचार्ज, पेलेट गन, आंसू गैस की वैधता पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रावधानों के आलोक में विधिक बहस छिड़ गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक कानून 2024 में क्या था? सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 के तहत संगठित अपराध, प्रश्न पत्र लीक और धोखाधड़ी के दोषियों को 3 से 10 वर्ष तक का जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से मुकदमों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित होता है और परीक्षार्थियों में विश्वास बहाल होता है। ठीक है, अब देखिए धारा 163 बीएनएसएस पूर्ववर्ती धारा जो होता है 144 था सीआरपीसी का, लोक शांति भंग होने पर गैर कानूनी सभा को रोकने का आदेश देता है। अनुच्छेद 19(1) का भी शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। धारा 148 से 151 यानी ये बीएनएस का धारा है, और वहीं सीआरपीसी की धारा जो थी 129 से 132 था। अवैध मंडली को हटाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुपातिक का सिद्धांत। न्यायिक निर्णय और समय रेखा। रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव मामला 2022 में ये आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सोए हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और बल प्रयोग आवश्यकता नेसेसरी हो और अनुपातिक के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त 2020 साहनी बाग मामला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विरोध का अधिकार मौलिक है, किंतु सार्वजनिक रास्तों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। फिर है मजदूर किसान शक्ति संगठन 2018, विरोध प्रदर्शन हेतु निर्दिष्ट स्थल जैसे कि जंतर मंतर पर संतुलन स्थापित करने का निर्देश दिया। एक चीज इसमें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है, ये तो वैसे सारा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये प्रक्रम अभी चल रहा है और ये सभी जो भी एग्जामिनर है उसके माइंड में ये चीजें होंगी, तो उसे जोड़ के क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक आप याद रखिएगा, एक चीज याद रखिए कि रामलीला मैदान घटना बनाम गिरा सचिव मामला 2012, एक अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त 2020 साहनीबाग मामला, ये मजदूर किसान संगठन। ठीक है, ये 3 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, लाल सागर संकट और मध्य पूर्व संघर्ष। कच्चे तेल की कीमतें जो है $100 के पार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यमन के हुत्ती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2 महीने में पहली बार $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई है। 23 से 24 जुलाई 2026 को ईरान समर्थित हुत्ती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 बड़े सऊदी तेल टैंकरों पर ड्रोन व क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। किसने किया है? तो ये हुत्ती विद्रोहियों ने किया है। ठीक है, इससे फारस की खाड़ी और लाल सागर के जल डमरूमध्य से होने वाली वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। हॉर्मुज जल डमरूमध्य में अमेरिका ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पहले से ही बाधित है। अब लाल सागर का वैकल्पिक समुद्री मार्ग भी अवरुद्ध होने से आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेंट क्रूड वायदा में 30% से अधिक का उछाल आया और यह $100 प्रति बैरल को पार कर गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में है क्योंकि पिछले
पिछले 3 साल से ये चीज़ें प्रक्रम चल रही है और इसमें यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था और जेपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हो ही रही है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग याद ही रखिए। पहला है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ठीक, दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल का 20% लगभग 20 से 21 बिलियन मिलियन बैरल प्रतिदिन इसी संक्रक जलमार्ग से गुजरता है। यह ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। बाबा अल मंदेब जलडमरू मध्य। ठीक है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हुती हमलों के कारण जहाजों को सुएज नहर के बजाय अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ रहा है, जिसके परिवहन लागत 40 से 45% बढ़ गई है और यात्रा समय 12 से 14 दिन का विलंब हो रहा है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? करंट अकाउंट डिफिसिट। भारत अपनी आवश्यकता का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। तेल की कीमतों में प्रत्येक $10 प्रति बैरल की वृद्धि से भारत का चालू खाता घाटा लगभग 0.5% बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन क्या? ईंधन महंगे होने से रसद और परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे खाद्य व खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा। भौगोलिक सामरिक पृष्ठभूमि। मध्य पूर्व क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। 2023 से शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष के बाद यमन के हुती समूह ने, ये देखिए 2023 जेपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये इजराइल और ईरान का युद्ध जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए 2023 में ये स्टार्ट हुआ था। शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष के बाद यमन के हुती समूह ने लाल सागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। लाल सागर मार्ग सुएज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा व्यापारिक जलमार्ग प्रदान करता है। विश्व व्यापार का लगभग 12%, समुद्री तेल व्यापार का 10% इसी मार्ग से होता है। भारत के लिए यूरोप व उत्तरी अमेरिका को जाने वाले अधिकांश निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। तो ये आप याद रखेंगे इसमें कितना 12% और 10%। वहीं हॉर्मुज से बात की जाए तो वहां से कितना होता था 20%। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है हॉर्मुज जलडमरू का फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बाबा अल मंदेब जलडमरू में लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। आईएसपीआर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड भारत का विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर में रणनीतिक कच्चा तेल भंडार है। और मुझे जहां तक लग रहा है इस बार ये जो एग्जामिनर है यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, कि हमारा कच्चा तेल भंडार कहाँ कहाँ है, तो एक याद रखिए विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर में। ठीक है, ये वही है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हॉर्मुज जलडमरू फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी सही है। बाबा अल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी ये भी सही है। तो हमारा क्या है, दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि ये हॉर्मुज जलडमरू और बाबा अल मंदेब यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं बचा, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यही छोटा सा ये मैप ड्रॉ करते हैं, वहीं भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी स्पेस में तो ये हो गया, ये हो गया हमारा भारत। चलिए ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये है हॉर्मुज। ठीक है, ये है हॉर्मुज। ठीक, और ये जो है ये है आपका बाबा अल मंदेब, बाबा अल मंदेब। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जो है ये है यमन, यमन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है जिबूती। ये है जिबूती। ठीक है, और ये जो थोड़ा निकला हुआ है ना, ये थोड़ा सा सिंक टाइप से, ये है सोमालिया। तो कलर दूसरे ले लेते हैं। ये आपका सोमालिया। ठीक है,
अब यहाँ ऊपर साइड में देखा जाए तो ये है हमारा ओमान, ओमान है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका यूएई है, यूएई है, ठीक है। और ये जान ही रहे हैं ये ईरान है, ठीक। और ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में ये कहीं से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु सार्वजनिक रोजगार व बाइनरी भर्ती नीति पर उच्चतम न्यायालय का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में केवल पुरुष और महिला की श्रेणियों में रखने पर सवाल उठाया। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के समावेशी चयन हेतु विस्तृत हलफनामा मांगा। इसमें क्या था, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ट्रांसजेंडर महिला जेन कौशिक द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने DSSSB, ठीक, को आड़े हाथों लिया। अदालत ने टिप्पणी की कि केवल ऑनलाइन पोर्टल पर तृतीय लिंग का विकल्प दे देना पर्याप्त नहीं है जब तक कि वास्तविक भर्ती विज्ञापनों में उनके लिए स्पष्ट श्रेणियां और योग्यता शर्तें परिभाषित न हो। अदालत ने कहा कि केवल बाइनरी विकल्पों के साथ भर्ती निकालना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अब इसका क्या है, जेंडर बाइनरी भर्ती का मुद्दा। वर्तमान में अधिकांश सरकारी विज्ञापनों में पद केवल पुरुष और महिलाओं के लिए आरक्षित या वर्गीकृत होते हैं, जैसे पीजीटी बायोलॉजी महिला, पीजीटी केमिस्ट्री पुरुष। इसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों आवेदन करने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 आया, 19, इसको भी देख ली, इसको भी याद रखिएगा। अगर ये चीज़ें न्यूज में आई है तो इसका बैकग्राउंड में जो जो चीज़ें हैं उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानून की धारा 9 स्पष्ट रूप से किसी भी स्थापना में रोजगार के मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को निषेध करता है। नालसा बनाम भारत संघ मामला जो था 2014 का, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गैर बाइनरी जेंडर पहचान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी निजता व गरिमा का अंग है और उन्हें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया है। इसका बैकग्राउंड देखिए थोड़ा सा। नालसा अधिनियम जो आया था 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दी और सरकार को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया। 2019 का अधिनियम क्या बोलता है, संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना और भेदभाव विरोधी प्रावधान शामिल किए गए। वर्तमान चुनौती क्या है, 2026 में कानून बनने के 7 वर्ष बाद भी राज्यों और केंद्र के भर्ती बोर्डों ने अपने नियमों व रोस्टर प्रणालियों में तृतीय लिंग हेतु कार्यशील तंत्र विकसित नहीं किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये डायरेक्ट फैक्ट वगैरह आप लोग देख लीजिए इसको। फिर है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम गुणवत्ता परीक्षण और पंप डीलरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, सरकार द्वारा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के सख्त गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के निर्देश के बाद देश भर के पेट्रोल पंप डीलरों ने डिपो स्तर पर मिलावट व शुद्धता जांच हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP और उपयुक्त परीक्षण उपकरणों की मांग की है। क्या हुआ है इसमें देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 8 जुलाई 2026 को जारी आदेश के बाद देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप संचालकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। आदेश में राज्यों और गैर अनुपालन एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने वाले डीलरों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उत्तर में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तर्क दिया कि भी केवल तेल विपणन कंपनियां जैसे OMC, IOCL, BPCL, HPCL द्वारा डिपो से आपूर्ति की गई ईंधन को बेचते हैं। पंपों पर वर्तमान में केवल डेंसिटी मापने का उपकरण है, जबकि एथेनॉल का सही प्रतिशत E20 कितना होना चाहिए या जल संदूषण को सटीक जांच हेतु उपकरण डिपो स्तर पर उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। भारत सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करना। एथेनॉल एक एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको देख लीजिए, जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, अधिशेष खाद्यान्न टूटे चावल के किण्वन से बनता है। इसको भी याद रखिए, पूछेगा कि ये एथेनॉल को किससे किससे बनाया जा सकता है। गन्ना से सबसे मेन कंपोनेंट गन्ना है, मक्का है और ये टूटे चावल जिससे झारखंड में खुद्दी
खुद भी बोलते हैं। ठीक है, ये है तकनीकी चुनौतियां व जल अवशोषण। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है। एथेनॉल जो हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है, पानी या वातावरण से नमी या पानी को जल्द सोखता है। यदि ईंधन टैंक में थोड़ी भी पानी मिल जाए तो एथेनॉल और पेट्रोल अलग 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 हो जाते हैं, जिससे वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसको डाल दें। ठीक है, तो क्या है, एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है, यानी यह वातावरण से नमी पानी को जल्द सोखता है। यदि ईंधन टैंक में थोड़े भी पानी मिल जाए तो एथेनॉल अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो 2003 में भारत में ईबीपी कार्यक्रम के तहत 5% मिश्रण का लक्ष्य के साथ प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 जारी की गई। 2021 संशोधन 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 का लक्ष्य को घटाकर 25-26 कर दिया गया था। भारत ने जून 2022 में 10% का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया और 2026 तक देश भर में E20 ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितना उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? मक्का, सड़े हुए आलू, टूटे हुए चावल और गन्ना। देखिए, मक्का तो है, टूटा हुआ चावल भी है और गन्ना भी है। ठीक है, तो 2 सड़ा हुआ आलू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाए? 1, 3 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन नोट्स है जो हमने अभी आपको पढ़ाया था। चलिए एक बार देख लेते हैं। मिसाइल प्रणाली कुशा। ठीक है, मिसाइल प्रणाली कुशा स्वदेशी LRSAM प्रणाली DRDO द्वारा मारक क्षमता 350 AESA रडार तकनीक से लैस है। रूस की S-400 के समकक्ष स्वदेशी सुधार आवरण 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की 3 स्तरीय इंटरसेप्शन वायुसेना के IACCS नेटवर्क से एकीकृत। AMOHUA मंत्रालय विभाजन अनुच्छेद 77(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा संशोधन कार्य आवंटन नियम 1961 में बदलाव। राजधानी विकास विभाग द्वारा NCR DDA CPWD DMRC सेंट्रल विस्टा का प्रबंधन और शहरी में क्या था? स्मार्ट सिटी अमरूद PM आवास योजना की राष्ट्रीय नीति। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा कानून में कानून व बल प्रयोग सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली 2024। ठीक है, BNS धारा 163 जो पुराना कितना था 144, संविधान का अनुच्छेद कितना 19 का 1 और 19 का 1 का B और 21। राउज एवेन्यू में पेपर लीक हेतु विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करना। रामलीला मैदान केस पुलिस बल प्रयोग और अनुपातिक अनिवार्य। ठीक, तेल संकट कितना $100 प्रति बैरल बढ़ा है। लाल सागर संकट व हुती हमले, हरमुज और बाबा अल मंदेव। ठीक है, इसको चौक पॉइंट कहते हैं। ब्रेंट क्रूड कितना है $100 के पार। भारत का CAD भार बढ़ेगा और इसमें कितना $10 प्रति वृद्धि और 0.5% CAD होगा। वैकल्पिक मार्ग क्या है? केप ऑफ गुड हॉप, वो दक्षिण अफ्रीका वाला ये जो है ना केप ऑफ गुड हॉप, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे इंडिया आना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर रोजगार अधिकरण अनुच्छेद 14, 15, 16, 21। ठीक है, केवल जेंडर बाइनरी यानी कि मेल फीमेल भर्ती असंवैधानिक है। नालसा केस 2014 और 2019 अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में वास्तविक श्रेणियों के आवंटन को निर्देश दिया। एथेनॉल ब्लेंडिंग राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 रासायनिक सूत्र क्या है इसका देख लीजिए। ठीक है, एथेनॉल फिर E20 लक्ष्य 2025-26 कितना था पहले 2030 था। एथेनॉल जल शोषक होता है जिसमें फेज सेपरेशन की चुनौती आती है। OMCS का डिपो स्तर पर SOP की मांग की गई थी। आप लोग देखिए, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या है? मिसाइल प्रणाली कुशा से संबंधित है। तो देखिए, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। बिल्कुल, यह 350 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। यह इस प्रणाली में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे AESA रडार तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो ये भी तकनीक का प्रयोग किया गया है।
तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत हाल ही में पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को विभाजित कर राजधानी विकास विभाग और शहरी विकास विभाग नामक दो नए विभाग बनाए गए। बिल्कुल सही। दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को शहरी विकास विभाग के अधीन रखा गया है। ये गलत है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत भारत सरकार के कार्य संचालन नियम बनाते हैं, तो ये सही है। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में कथन ए और कथन आर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा के बावजूद नागरिकों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) के बी बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने की मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिस पर केवल युक्त निर्बंधन ही लगाया जा सकता है, तो ये भी सही है। और आर ये का सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित समुद्री जल डमरू मध्य और उनकी भौगोलिक स्थिति का मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, हॉर्मुज कहाँ है? ठीक है, तो हॉर्मुज भूमध्य सागर और लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अगर आपने मैप को अच्छे से अगर देखा होगा तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए हॉर्मुज जल डमरू कहाँ है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, बाबा अल मंदब कहाँ है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। और सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 2, 1 और 3 किस में है? ऑप्शन ये में ही है, 2, 1, 3। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? यहाँ पे देखिए असत्य पूछा है। ठीक है, यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, NTA पर लागू होता है? नहीं। ठीक है, यही कथन गलत है, क्योंकि ये पूरे देश भर में यह लागू होता है। ठीक है, संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर इसमें शामिल संगठित समूह पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। चलिए ये सब ठीक है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम और एथेनॉल के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, एथेनॉल एक हाइड्रोस्कोपिक द्रव है जो वायुमंडल या ईंधन टैंक से जल अवशोषित कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पेट्रोल में पानी की उपस्थिति से फेज सेपरेशन होता है, जिसमें एथेनॉल पेट्रोल की परतें अलग हो जाती है। ये भी सही है। भारत सरकार ने 2030 तक पेट्रोल 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। रखा तो था लेकिन इसको 2025-26 में ही पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पे 2030 नहीं होगा, यहाँ 2025-26 बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 6 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो हमारा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसजेंडरों के अधिकारों हेतु नालसा बनाम भारत संघ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको विचार करना है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को तृतीय लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी। जी, कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाए। ठीक है, तो ये भी सही है। यह निर्णय केवल निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू करने तक सीमित था? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है रामलीला मैदान से संबंधित क्या है भाई? रामलीला मैदान केस 2012 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल केवल सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए होना चाहिए, ना कि प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए। तो ये सही है, सही जवाब है भाई। राय द्वारा इस्तेमाल किया गया बल आवश्यकता और अनुपातिक की परीक्षा को पास करना चाहिए। आपका ये भी आंसर आपका सही है। पुलिस किसी भी गैर कानूनी सभा पर बिना पूर्व चेतावनी के सीधे घातक बल प्रयोग कर सकती है? नहीं, पहले घातक बल प्रयोग नहीं कर सकती। पुलिस जब भी कुछ करेगी उससे पहले चेतावनी जरूर देगी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही? 8 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अचानक मूल्य वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत के चालू खाता घाटा करेंट अकाउंट डिपॉजिट में वृद्धि होगी। किससे होगी? वो तो घटेगी, और कितना घटी थी? 0.5%। ठीक है,
सॉरी 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 सॉरी, घटेगा नहीं, वृद्धि ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। भारत का चालू खाता घाटा में वृद्धि होगी, हाँ ये वृद्धि होगी। भारतीय रुपये के मूल्य में अमेरिकी डॉलर की तुलना मजबूत आएगी, नहीं भारतीय रुपया मजबूत नहीं होगी, ये कथन गलत है। देश में घरेलू स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ेगी, हाँ ये 1 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS धारा 163 के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो यह पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया CRPC की धारा 144 का स्थान लेगी, यही हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत 1G से 2G इथेनॉल में क्या अंतर है? 1G से 2G इथेनॉल में क्या अंतर है? ठीक है, तो 1G एथेनॉल केवल सौर ऊर्जा से बनता है, जबकि 2G पवन से नहीं, गलत है। 1G एथेनॉल शर्करा व खाद्यान्न फसलों से बनता है और 2G एथेनॉल कृषि अवशेषों से बनता है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में गठित राजधानी विकास विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? तो दिल्ली विकास प्राधिकरण शामिल है, हाँ ये शामिल है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ये भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, ये भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये भी शामिल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।